नमस्कार। किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली खबर आज एक बार फिर आई। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक मजदूर के हाथ पैर तोड़ डाले। इस मजदूर का कसूर यह था कि उसने प्रदर्शन में शामिल लोगों को मुफ्त में चिकन देने से इनकार कर दिया। दुख की बात यह है कि इस हैवानियत को अंजाम देने का इल्जाम एक बार फिर निहंगों पर लगा है। जो निहंग महान सिख गुरुओं के आदर्शों पर चलते हैं, जो सिक्खी के रक्षक हैं, जो गुरुओं के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, उस निहंग परंपरा पर कुछ लोगों ने दाग लगा दिया। सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ वो समाज को शर्मसार करने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के पास किसानों के आंदोलन में शामिल एक शख्स ने एक गरीब मजदूर को बुरी तरह पीटा, उसे घायल कर दिया, उसकी टांग तोड़ दी। सिंघू बॉर्डर के पास पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला मनोज पासवान ठेले पर मुर्गे लादकर दुकानों पर सप्लाई करने जा रहा था। मनोज का आरोप है कि सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के पास एक निहंग ने उसे रोका, मुफ्त में चिकन देने की डिमांड की। मजदूर ने चिकन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद निहंग नाराज हो गया और उसने मनोज पासवान पर लाठी से हमला बोल दिया, पैरों पर लाठी से वार की। इससे मजदूर घायल होकर सड़क पर गिर गया। मारपीट की खबर मिलने के बाद पोल्ट्री फार्म के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सोनीपत पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद मारपीट के आरोपी निहंग को सिंघू बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी निहंग को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी निहंग का नाम नवीन है, करनाल का रहने वाला है। मारपीट के ठीक बाद का एक वीडियो भी हमें मिला है। इस वीडियो में सड़क पर पड़ा घायल मजदूर कराह रहा है, उसकी टांग पर चोट लगी है। मजदूर कह रहा है कि उसने आरोपी निहंग से कहा था कि वो उसे मुर्गा नहीं दे सकता क्योंकि मुर्गे गिनती के हैं और अगर एक भी चिकन गायब हो गया तो पोल्ट्री फार्म का मालिक उसे काम से निकाल देगा, इसलिए अगर मुर्गा चाहिए तो फार्म में जाकर ले लें। इसी बात पर नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी गई। एक सरदार जी था, वो क्या किया, हमको वहाँ से मैं बाहर से आया फार्म से, वो हमसे मुर्गा मांगा। मैं बोला निहंग बाबा ऐसे वर्दी वाला था, ऐसे वर्दी वाला निहंग बाबा। हाँ जी, वो बोला मुर्गा दो। मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब ये पर्ची देखो, मेरे को सब गिनती पे रहता, देखो एक गिनती करता हूँ, मैं मुर्गा नहीं दे सकता हूँ। जिस जगह पर आरोपी निहंग ने मनोज पासवान पर हमला किया वो जगह संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के बिल्कुल पास है। निहंग की पिटाई से मजदूर मनोज पासवान की एक टांग में चोट लग गई, पैर पर प्लास्टर लगाया गया है। हमारे संवाददाता अभय पराशर घायल मनोज के घर गए, उनसे बात की। मनोज पासवान ने पूरी घटना की डिटेल बताई। जस्ट रोड पे ही पहुंचा हूँ तो सरदार आया, नीले ड्रेस वाला था, वो मुझे रोका, बोला भैया मुर्गा दे दो। मैं बोला बाबा जी मैं मुर्गा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसमें वजन किया रहता है, इसमें बच्चा टोटल लिखा रहता है। अगर हम आपको इसमें से मुर्गा दे दूंगा तो फिर हमारा यहाँ से मालिक भगा देगा, फिर मैं रोड पे आ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। नज़दीक में फार्म है, आप जाओ वहाँ पे, वहाँ जाके आप मुर्गा ले लो। पर्ची है मेरे पास, पर्ची ऐसे निकाल कर मैं दिखाया। इसी तरह मैं बीड़ी पीता हूँ, मगर बीड़ी पीता हूँ तो मैं वहाँ बीड़ी नहीं पीता था। वो बोला तू बीड़ी पीता, मैं बोला देखो बाबा जी बहुत आदमी पीता है, हम भी पीता हूँ, मगर यहाँ तो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, यहाँ तो मैं बीड़ी पीता नहीं हूँ, मैं आपको पर्ची दिखा रहा हूँ। इसी बात पे बस डंडा से मारने लगा, मारते गया। एक जो मेरे साथ में गया था रिक्शा में धक्का लगाने के लिए, वो क्या किया, वो बचाने के लिए गया, उनका भी मारा बहुत। वो भी बेचारा भाग के आया फार्म पे, वो मालिक को बताया, मालिक आके वहाँ पे गया। जब तक मालिक पहुँचते जब तक वो मार के तो मेरे को नीचे गिरा दिया, हमें ये स्थिति में कर दिया। हमारे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, हमारा बीवी है, हम कहाँ जाएंगे जब ये हाल। हम अब कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, हम कहाँ कैसे अपना पेट पालेंगे, बीवी बच्चे का कैसे पालेंगे। मनोज पासवान किसी तरह मजदूरी करके अपनी बूढ़ी माँ, अपने बच्चों, अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन पैर में चोट लगने के बाद अब वो घर पर पड़ा है। मनोज पासवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अपने बेटे की चिंता तो है ही, साथ ही ये चिंता भी है कि बेटा बिस्तर पर पड़ा रहा तो बच्चे खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। कोई देखने वाला यहाँ नहीं है, एक लड़का हुई है देखने वाला, कौन करेगा। एक है बच्चे उससे छोटे छोटे घर पर भी है, हम
हम भी बीमार हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे तो कोई नहीं है वो लिखदार, तो हम भी सरकार जो ऑर्डर करेगा, जो भी सरकार करेगा वही भी मान सकते हैं। उसको कुछ मदद करना है और क्या करना है। मनोज पासवान जिस पोल्ट्री फार्म में मजदूरी करता है, उसके मालिक मारपीट की खबर मिलने के बाद तुरंत सिंघू बॉर्डर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर हुआ क्या था। अपना वर्कर रिक्शे वाला फार्म पे काम कर रहा था। फार्म से माल लेकर के निकला जो सप्लाई के लिए, और गली से बाहर निकलने के बाद जो निहंग सरदार हैं उसमें से एक ने जो है रिक्शे में से इसके पहले तो माल खोसना चाहा, और जब नहीं इसने दिया तो इससे मांगा भाई एक पीस मेरे को दे दे, इन्हें मना कर दिया। उसके बाद फिर अपना जो जिसमें वो गड़ासे लगे रहते हैं उस लाठी से लेकर इसके पैर पे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई भी होनी चाहिए और साथ में इसका जो ट्रीटमेंट है दोनों चीज के लिए तो चाहिए ना। ये तो मजदूर आदमी डेली का दिहाड़ी करके अपना कमाने खाने वाला था, जो अपने यहाँ रिक्शा चलाता था। गरीब मजदूर आदमी है जो डेली दिहाड़ी करके अपना जो काम चला रहा है, अगर मान लो इसके पैर में चोट लगी है तो ये तो कम से कम महीनों के लिए, महीना बैठे 2 महीना बैठे, कोई समय तो है नहीं इसका जो ठीक हो जाएगा। इसके बाल बच्चे कहाँ से रोटी पानी खाएंगे। मारपीट का आरोपी निहंग हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के गगसीना का रहने वाला है। मामले की जांच सोनीपत के कुंडली थाना पुलिस को सौंपी गई है। कुंडली के डीएसपी राव वीरेंद्र सिंह ने पूरे मामले के बारे में डिटेल दी। सिंघू बॉर्डर पे जहां पे बंद किया हुआ है रोड, उससे जब हम बहलगढ़ी की तरफ आते हैं, करनाल की तरफ आते हैं, उस रोड पे एक रिक्शा में मुर्गे सप्लाई करने के लिए एक बिहार का एक लड़का मनोज लेके आया था दुकानों पे मुर्गे सप्लाई करने के लिए। वहीं पर उसने बताया कि निहंगों वाली ड्रेस में एक व्यक्ति ने तो वहीं से आया था, उनके टेंटों से ही आया था, और उसने मुर्गे की मांग की। इसने पैसे मांगे तो इस बात पे इनकी तू में कुछ होगी, और उसने इसको, मनोज ने बताया कि हाथों से और डंडों से मारना शुरू कर दिया, उसको पिटाई करनी शुरू कर दी। इन बिटवीन थोड़ी देर बाद जो लड़का मुर्गे सप्लाई करने आया था मनोज, उसका भाई आ गया और वो कुछ और भी लोग इकट्ठे हो गए, उसको छुड़वाया, उस लड़के को हॉस्पिटल लेके गए हैं। पता लगाया कि वो जो निहंगों में जो लड़का रहता है उसका नाम नवीन है, गगसीना गांव का है, करनाल का, वो नवीन नाम है उसका, और उसको हमने राउंड अप किया है। सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला क्या है और मारपीट क्यों हुई थी। हमने कल एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो कि जिसका नाम नवीन है और वो गगसीना गांव करनाल का रहने वाला है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक पासवान नाम के शख्स के उसने चोटें मारी थी। उनका कुछ उस आपस में उनका कहासुनी और झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने जो नवीन था जो कि निहंग के उसने कपड़े डाल रखे थे, उसने उसके पैर पे चोट मारी। उसके अंतर्गत पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान उस दोषी को गिरफ्तार किया गया और आज उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत से हमें 1 दिन का रिमांड मिला और उससे आगे गहनता से पूछताछ जारी है। आरोपी निहंग नवीन ने एक गरीब मजदूर का पैर तोड़ दिया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। आरोपी ने मारपीट की हैरान करने वाली वजह भी बताई। कहा कि मजदूर बीड़ी पी रहा था, उसे बीड़ी पीने से मना किया, इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। वो बीड़ी पी रहा था, मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इधर बीड़ी ना पी, तू आगे जाके पी ले। उसने मेरे इतिहास लगाया, तू कौन है मेरे को रोकने वाला? मगर मैं बताता हूँ, जब गिरवान पे हाथ उठा देगा तो बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो आरोप लगा रहा है कि आपने मुर्गा मांगा उस पर। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि मुर्गा का आरोप साबित होता है तो मैं अपनी गर्दन ला दूंगा। मैं जिंदगी में शिकल नहीं दिखाने का। नवीन जी, आप निहंग कब बने थे? निहंग ये भी कह रहे थे। मैं निहंग 14 अप्रैल 2021 को बना था। वैसाखी वाले दिन मैंने अमृत छका था। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली जो ये गुरुद्वारा बना रखे है। कितने दिन से आप सेवा में हो जी? मैं जिस दिन से दिसंबर महीने से सेवा में हूँ। एक गरीब मजदूर के साथ बर्बरता। पूरी वारदात संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के पास हुई। मंच के पास ही पिछली बार भी निहंगों ने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन किसान नेताओं ने इस मजदूर की पिटाई को लेकर भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की। राकेश टिकैत ने कहा कि मामला मुर्गे का नहीं हो सकता, वजह कुछ और होगी, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुर्गे के लिए कोई नहीं पीटता भाई, ठीक है।
ना मुर्गे के लिए कोई पीटता ना कोई किसी पर जबरदस्ती लेता। ये जब अपना खरीद कर उसके ले आवे कोई मामला हो पाएगा। जो लोग इतना दान पुण्य करते और वो करते और लंगर भंडार चले, किसी पे तो छीन के खाने का काम करेंगे। जांच कर लो उसकी क्या पावे। आरोप तो लगाने वाली भाई सरकार है, लगवा देगी आरोप। तो कोई बात हुई होगी दिल्ली में, हर रोज 500 झगड़े होते हैं, कोई होगी क्या बात हुई होगी। मतलब उसमें निहंग शिकार उसका क्या मामला आ गया। कोई किसी के साथ में हो गया होगा झगड़ा कोई किसी बात पे, लेकिन ये नहीं हुआ होगा कि उसने उससे फ्री वो ले लिए होंगे। ये पता चला के बीड़ी बाड़ी पी रहे थे उनके वहां पर, बीड़ी ओके से इनको एतराज रहता है भाई। ये हुआ कुछ उन्होंने मैंने करी होगी, उसने मैं नहीं मानना होगा, बहस होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है, हम जांच कर रहे हैं कि आरोपी निहंग है भी या नहीं। जगतार सिंह ने कहा कि यह किसानों को बदनाम करने की कोशिश है। कल जो घटना हुई है वो भी उसी निहंग सिंह ग्रुप के से संबंधित है कि जो किसी एक मजदूर के साथ जो घटना हुई है, मारपीट की और शायद उसकी टांग भी टूटी है। तो इसके संबंध में एसकेएम ने एक कमेटी भी गठित की है जो इसकी जांच भी कर रही है कि इन निहंग सिंहों ने जो काम किया है और ये निहंग सिंह है भी या नहीं है इसके बारे में। और सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि उनके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री तोमर हैं, उनके साथ उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। हमारा स्पष्ट कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का कि ये पूरी तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन में शामिल निहंग ने एक दलित किसान की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसका हाथ काटकर उसकी लाश को पुलिस बैरिकेड से लटका दिया था। अब एक बार फिर निहंग पर मुफ्त में मुर्गा न देने पर मजदूर का पैर तोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच करेगी, कानून आरोपियों को सजा देगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का रुख बाकी हैरान करने वाला है। वो इसे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताते हैं। यह कैसे ठीक है? इस तरह की हिंसा करने वालों का बचाव करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि एक दो लोगों की हरकतों की वजह से न सिर्फ किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है, बल्कि धर्म की राह पर चलने वाले, गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने वाले, मानवता की रक्षा करने वाले निहंगों की छवि भी खराब हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में अब ड्रग्स के मुद्दे पर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जाम लगाए, तो आज समीर वानखेड़े के परिवार ने भी तीखे जवाब दिए। नवाब मलिक को पढ़कर बोलने और अपना इलाज करने की सलाह दी। मैं आपको समीर वानखेड़े के पिता और उनकी बहन से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि आज इस केस में हुआ क्या है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अनन्या पांडे से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। अनन्या पांडे को एनसीबी ने सुबह 11 बजे बुलाया था। हालांकि वो करीब दोपहर 2:30 बजे पहुंची और आज भी उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ थे। एनसीबी ने अनन्या से करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आज भी पूरी नहीं हुई। अब उन्हें सोमवार को बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में आया है, इसीलिए उनसे पूछताछ की गई। अनन्या पांडे से लगातार 2 दिन पूछताछ के बाद क्या क्या नई जानकारियां मिली, इसे लेकर एनसीबी फिलहाल चुप है, क्योंकि आर्यन खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। एनसीबी ने अनन्या को सोमवार को फिर बुलाया है। अगर अनन्या के बयानों को आधार बनाकर एनसीबी फिर से आर्यन की जमानत का विरोध करती है, तो फिर आर्यन को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अब अक्टूबर में सिर्फ 4 वर्किंग डे और बाकी हैं। उसके बाद 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद है। बड़े वकीलों को लगता है कि अगर मंगलवार को आर्यन की जमानत का मामला लटका तो फिर यह लंबा खिंच सकता है। हालांकि आर्यन खान का नाम लेकर महाराष्ट्र के नेता एनसीबी के साथ पुराना स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि ड्रग रैकेट के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। नवाब मलिक के निशाने पर खास तौर पर हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से वसूली करते हैं। नवाब मलिक ने कल समीर वानखेड़े और उनकी बहन की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करके इल्जाम लगाया था कि समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ दुबई गए थे, वसूली के चक्कर में मालदीव भी गए थे। लेकिन समीर वानखेड़े ने बहुत ही सख्त लहजे में इन आरोपों का खंडन किया था, इसे सरासर झूठ बताया था। नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि एनसीबी में सर्विस करने के बाद वो कभी दुबई नहीं गए, लेकिन इस फोटो ने समीर वानखेड़े के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस फोटो से यह बात साबित होती है कि समीर वानखेड़े 10 दिसंबर 2020 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में थे।
नवाब मलिक ने जो फोटो ट्वीट की उसमें समीर वानखेड़े अपनी बहन के साथ किसी शानदार लाउंज में बैठे हुए दिख रहे हैं। नवाब मलिक का दावा है कि यह लाउंज दुबई के ग्रैंड हयात होटल का है। समीर वानखेड़े फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से वसूली करने के लिए मालदीव और दुबई गए थे, यह नवाब मलिक का आरोप है। नवाब मलिक ने जो फोटो ट्वीट की, हमने इस फोटो की सच्चाई जानने की कोशिश की। पता यह चला कि यह फोटो दुबई के ग्रैंड हयात होटल की नहीं है, बल्कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। समीर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हुए थे। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर के दिन यास्मीन वानखेड़े दुबई गई थीं और समीर वानखेड़े उन्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए आए थे। यह फोटो मुंबई एयरपोर्ट के अंदर के लाउंज की ही है। इसे साबित करने के लिए हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। बाईं तरफ वो फोटो है जो नवाब मलिक ने ट्वीट की और दावा किया था कि समीर वानखेड़े दुबई के ग्रैंड हयात होटल में बैठे हैं। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज की तस्वीर है। दोनों फोटोज को आप भी गौर से देख लीजिए। वही फॉल्स सीलिंग, वही लाइटिंग, वही पिंक कलर के सोफे और उन सोफों के बीच में पिंक कलर के लैंप्स, बिल्कुल एक जैसे। यानी नवाब मलिक ने जिस फोटो को दुबई के ग्रैंड हयात होटल का बताया वो मुंबई एयरपोर्ट की निकली। समीर वानखेड़े ने भी कहा कि नवाब मलिक ने दुबई की फोटो की जो बात कही थी वो पूरी तरह झूठी है। उस दिन वो मुंबई में ही थे। अगर अब भी किसी को शक है तो एयरपोर्ट का डेटा मंगाकर चेक कर ले, उनका पासपोर्ट और वीजा देख ले। इससे साबित हो जाएगा कि उस दिन वो मुंबई में ही थे। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं वो उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है। आपके क्लैरिफिकेशन के बाद में उन्होंने ट्वीट किया है और कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। वो मुंबई के फोटो है। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज। समीर वानखेड़े ने तो अपनी बात कल ही कह दी थी, लेकिन चूंकि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन की तस्वीर पोस्ट की थी, उनके पिता के खिलाफ अपशब्द भी बोले, इसलिए आज मैंने समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े से बात की। मैंने यास्मीन से पूछा कि आखिर इस फोटो की सच्चाई क्या है। उनका जवाब आप खुद सुनिए। उस वक्त अगर सुबह 6 बजे या कोई भी वक्त पर जा रही हूँ, अगर मेरा भाई अगर काम करके मुझे बाय बोलने आ रहा है, अगर बोलना आ रहा है अपना ध्यान रख, तो वो गलत बात है। अगर वो बोल रहा है भाई सही से जाओ, अपने बच्चों के साथ जा रहे हो आप, अपना ध्यान रखो आप, तो वो गलत बात है। नवाब मलिक जी को वो गलत लगता है। और नवाब मलिक जी को जो बोला गया है कि किसने बोला है ये, उनकी पुलिस को आपकी काउंसलिंग और इंटरनेट जो भी उनको बोलो कि सही लोगों को रखें, कोई एजुकेशन वाले इंसान को जिसके अंदर दिमाग हो उसको रखें, बेतुकी सी बात ना करें। ये मुंबई की फोटो है और मैं जा रही थी, ना ही कि समीर कभी गए नहीं हैं अपनी जब भी उन्होंने मेरे साथ नहीं थे वो, ठीक है। तो और वो कभी नहीं गए हैं दुबई। कि एक बहन को अपने भाई छोड़ने आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपने उसको कोई अलग तरीके से दर्शा दिया। वो पहले पता तो लगाइए कि दुबई के हैं कि नहीं। और प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर दीज पीपल हु आर ऑन दी लेवल्स, कि जो एक ऑफिसर के लेवल पे होते हैं तो वो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल होता है उनका, वो नवाब मलिक जी को पता तो नहीं होगा क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल तो होगी नहीं, उनको पता नहीं होगा हाउ दीज प्रोटोकॉल एंड दीज ऑफिसर्स गो। तो वो हर चीज़ गवर्नमेंट को बताते हैं। पासपोर्ट्स होते हैं इमिग्रेशन में, वहाँ हम एक्सटॉर्शन करके कोई ऑफिशियल्स होंगे, कस्टम ऑफिशियल्स होंगे, हम वो पैसे यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो वो ऑफिशियल्स को क्रॉस कैसे करेंगे। आप सब अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब वो सेलिब्रिटीज कौन है, यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से अरेंजमेंट हुई होगी, उनको प्लीज क्वेश्चन करो।
ये क्या बकवास मचा रखा है आपने। आप जो भी बोलोगे आपकी इलिटरेसी है, ये आपकी इलिटरेसी है, तो उसको जवाब हम लिटरेट लोग तो नहीं दे सकते। एजुकेट जिसके अंदर दिमाग है वो तो नहीं दे सकता। आपके पास टाइम है, आप प्रेस बुलाइए, मीडिया बुलाए, आपको आपकी आमदनी बहुत ज्यादा होगी, हमारी तो नहीं है। तो हम पैसे जमा करते हैं, हम ट्योर पे जाते हैं, हम थोड़े थोड़े काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जो करना है हमें हम सब कुछ खुलेआम करते हैं। वी आर पब्लिक, वी आर कॉमन पब्लिक। यास्मीन वानखेड़े की यह बात तो सही है कि अगर एक भाई अपनी बहन को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आता है तो इसमें क्या गलत है। यास्मीन इस बात को लेकर तो निश्चिंत हैं कि नवाब मलिक उनके भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े कानून के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। लेकिन यास्मीन जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज थी वो ये कि एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक कर रहा है, बिना मंजूरी के उनकी फोटो को अपने ट्विटर पर शेयर करके गलत इल्जाम लगा रहा है। जो ये किसी औरत के इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे अकाउंट पे जाकर उनकी फोटोओं को अलग तरीके से दर्शाते हैं, पहले उनकी टीम या जो भी वो खुद करते हैं या टीम को बोलते हैं, पहले उनको बोलिए प्लीज वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। लेट मी टेल यू, अंडर द संविधान ऑफ इंडिया अगेंस्ट वुमेन यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। आप जाके उनकी फोटोओं को इलीगली, उनकी परमिशन के बगैर आप जाके उनको पोस्ट कर रहे हो, विच इज अ वेरी इलीगल फंडामेंटल, इट इज द वायलेटिंग द राइट ऑफ प्राइवेसी अंडर 353 344 D, and you are violating the right of freedom for women, as well as you're stalking them and incorrectly you're posing them. तो ये पहले तो खुद इलीगल काम कर रहे हैं, जनता को बताना चाहिए ये चीज को। और एक औरत का फोटो लेकर आप स्पेशली दूसरे दिन ये सब करते हो तो ठीक है, आप सेकेंड डे दूसरे दिन उसकी प्राइवेट फोटोज लेकर एक माध्यम एक गलत तरीके से ट्विस्ट करते हो, और जिसकी क्लैरिफिकेशन भी मिल चुकी है विद द लॉ, तो आपको अभी और शर्म आनी चाहिए। अब इस वक्त आपने स्टॉप नहीं किया तो जनता पकड़, तो औरतें पकड़ के आपको मारनी चाहिए फिर, तो मुझे ऐसा लगता है। क्या आपका आरोप ये है कि या आपको ये लगता है ऐसा? आप लॉ को अब यू आर इन्फ्रिंजिंग द लॉ, आप इन्फ्रिंजिंग द लॉ, योर राइट ऑफ द वुमन इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड, द राइट टू प्राइवेसी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। आप उसका फोटो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, आप उसकी फोटोज को गलत तरीके से बता रहे हो, तो आई थिंक ही इज गॉन इलीगल ऑलरेडी। यास्मीन, अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री, अब वो भी कोई सामान्य आदमी है, सामान्य कोई छोटा नेता नहीं है, एक मंत्री है। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार का एक मंत्री अगर ऐसे आरोप लगा रहा है एक सरकारी अधिकारी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो क्या आप ये कि आपका आरोप ये होगा कि उनके परिवार के ऊपर हाथ डाला गया डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, उनके दामाद को पकड़ा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? एक ऑनेस्टी से मैंने हमेशा से कहा है ना, द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इज कि आप अगर ऑनेस्ट ऑफिसर हो तो आपके ऊपर आपकी बहनों और आपकी जो बहनों और बीवियों और माओं को बोल दो कि सतर्क रहें, क्योंकि हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। नवाब मलिक जी सिर्फ यही एक मैसेज पहुंचा रहे सोसाइटी में कि अगर महाराष्ट्र में किसी ने ऑनेस्टी से काम की तो उनको, उनकी माओं को ट्रोल किया जाएगा, स्टॉक किया जाएगा, और उनकी बहनों को स्टॉक किया जाएगा, उनको बहुत तरीके से हम पकड़ के पूछेंगे, और जबकि हमारे पास कोई सबूत ना हो हम निहायती बदतमीज वर्ड यूज करेंगे, एक्सटॉर्शन की तरह निहायती तुच्छ वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, और बोलेंगे कि उनकी माँ और उनको हैरेस करेंगे। ये समझ जाना चाहिए जो भी ऑफिसर है जो ऑनेस्टली काम कर रहा है। ये मैसेज दिया जा रहा है XYZ इंसान से, जो भी है उनकी तरफ से। हम लड़ेंगे, लेकिन हम भी लड़ेंगे, हम इतना ही बोलेंगे, जय महाराष्ट्र। तो ये बात तो साफ हो गई कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के दुबई जाने की जो बात कही थी वो गलत है। नवाब मलिक जिस फोटो को दुबई का बता रहे हैं वो फोटो मुंबई एयरपोर्ट की है। नवाब मलिक ने एक आरोप और लगाया था, कहा था कि कोरोना काल के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर स्टार्स मालदीव्स में थे तो उन लोगों से वसूली के लिए समीर वानखेड़े मालदीव गए थे। अपनी बात के समर्थन में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन जास्मीन वानखेड़े की कुछ और फोटोज पोस्ट की, जिसमें जास्मीन वानखेड़े मालदीव में अपने हॉलिडे पर एंजॉय करती दिख रही हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने खुद भी पैसे वसूली की और उनकी बहन जास्मीन वानखेड़े भी इस काम में उनकी मदद करती हैं। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के इस आरोप को भी कोरी बकवास बताया।
समीर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक ने जिस वसूली शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत घटिया है। समीर वानखेड़े ने कहा कि वो मालदीव्स गए थे, इसके लिए बाकायदा अपने डिपार्टमेंट से, अपने सीनियर से परमिशन ली थी, बच्चों के साथ, परिवार के साथ मालदीव गए थे और ये कोई गुनाह नहीं है। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो चाहें तो इसकी जांच करवा लें। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे समीर वानखेड़े के पिता भी बहुत दुखी हैं। आज ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक उनके बेटे का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इतने सीनियर मंत्री को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए क्योंकि उनके बेटे ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। पहले तो ये कहना चाहता हूं, ये तो मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रखता है, ना स्टेट गवर्नमेंट से। नंबर 1, ना मेरा बेटा उसके अंडर में है, ना वो मंत्री है, मेरे बेटे का कोई संबंध उसका नहीं है। लेकिन ये किस तरह से बोलता है समझ में नहीं आता, वो क्या बोल रहे। कम से इतना बड़ा मंत्री महोदय, एक प्रवक्ता है कोई इसका पार्टी का, इस तरह से बोलता है तो मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं तो उसके लेवल तक आ नहीं सकता, तो उसके क्या बोलूं? उसने बोला है कि मेरा बेटा बोगस, उसकी फैमिली बोगस। मैंने 35 इयर्स डिपार्टमेंट में काम किया, आज तक मेरे ऊपर ना डिपार्टमेंट में कोई उंगली उठाया। और जो मावल में उसने कुछ पूना में गया, तो पूना में भी मैं 4.5 साल काम किया हूँ एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर जी। मैं स्टेट एक्साइज में, मैं वहाँ का सीनियर पीआई था। मैं क्या काम किया सब मावल के लोगों को मालूम है। लेकिन ये लीडर किस तरह से कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बरगल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, खुद को भी मालूम है कि नहीं, उसको समझ में नहीं आता मेरे तो क्या कहे इसको? इसको कहे कि ये ड्रग वालों का प्रवक्ता बने, पार्टी का छोड़ के ड्रग वालों का बने। क्या बोलो? कुछ तो नॉलेज होना चाहिए साहब जी। दो बातें तो दिख रही हैं। पहली है कि आर्यन खान को छोटी गलती की बड़ी सजा मिल रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आर्यन के नाम का इस्तेमाल करके नवाब मलिक जैसा नेता अपने पुराने हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से एनसीबी एक्शन कर रही है, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, रेड हो रही है, उससे लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि जानबूझकर कहीं लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा, और इससे एनसीबी की छवि भी खराब हो रही है। कल होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद गृहमंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा है। अमित शाह पहले श्रीनगर जाएंगे, फिर अगले दिन जम्मू का दौरा करेंगे। 25 अक्टूबर को दिल्ली लौटने से पहले एक बार फिर श्रीनगर जाएंगे। होम मिनिस्टर का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पुंछ और राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। कश्मीर से एक अपडेट यह मिला कि एनआईए ने आतंक की साजिश के मामले में कुलगाम, शोपियां और पुलवामा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज पुंछ में हमारे जवानों ने आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। पुंछ के रिहायशी इलाके से 2 संदिग्ध आईईडी बरामद की गई, जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। श्रीनगर में हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं और पता चला है कि अब श्रीनगर में उन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन से नजर रख रही हैं जहां पर कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है। सीआरपीएफ की टीमें ड्रोन्स के जरिए हर छोटी से छोटी गतिविधि को मॉनिटर कर रही हैं और अगर कोई संदिग्ध दिखाई पड़ता है तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। कश्मीर में आतंकियों के जिन 25 मददगारों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें अब आगरा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर की सड़कों पर अब एक बार फिर बंकर लगा दिए गए। यहां पर हथियारबंद सिक्योरिटी पर्सनल की तैनाती हुई है। 8 साल पहले इस तरह के बंकर्स दिखाई देते थे, लेकिन अब चूंकि पिछले दिनों आतंकवादियों ने कई बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, अब तक 5 मजदूरों समेत 9 सिविलियंस की हत्या की है। इनमें से कोई मजदूर था, कोई स्ट्रीट वेंडर था, जबकि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे जिनको गोली मारी गई। इसी को देखते हुए अब जगह जगह बंकर्स वाले पोस्ट बनाए गए हैं और ड्रोन्स भी उड़ाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। रिसेंट जो इंसिडेंट्स आपके सामने हुए हैं, उसको बेसिस पर एक ड्रोन ग्रिड श्रीनगर सिटी में बनाया है, डीजी JNK और IG CRPF मिलके। तो उसी के सिलसिले में ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बेसिकली इसको उड़ाने के एक ही मकसद है, माइनॉरिटी इलाके को ज़्यादातर हमारे नज़र पहुँचे और उनको जितना सिक्योरिटी दे सकते हैं वो देने का। सर, मिलिटेंट को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का कितना अहम रोल अदा करता है? ये एक नया टेक्नोलॉजी है, इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, तो वक्त बताएंगे इसको क्या फ़ायदा होगा। CRPF लाल चौक को सिक्योर कर रहा है अलॉन्ग विद सिविल पुलिस,
और यहाँ हमने नाका भी लगा रखे हैं और साथ साथ जैसे आप जानते हैं अभी फिजिकल टेस्टिंग और चेकिंग चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कुछ इंसिडेंट ना हो, इसीलिए पूरे हम लोग दिन रात लगे हुए। तो एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर को, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। और इस काम में बॉर्डर पर बने गांव की लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां सबसे आगे हैं। असल में आर्मी के जवान अब गांव के लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर अचानक कोई आतंकवादी सामने आ जाए तो गांव के लोग कम से कम फायर कर सकें, अपना बचाव कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए जितने लड़के सामने आ रहे हैं उतनी ही तादाद में लड़कियां भी शिरकत कर रही हैं। राइफल कैसे पकड़ते हैं, निशाना लगाकर बंदूक कैसे चलाते हैं, सब कुछ गांव के लोगों को सिखाया जा रहा है। असल में जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में कुछ विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई थीं। इनमें गांव के लोगों को आतंकियों से निपटने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग फौज देती थी। लेकिन बीच में जब माहौल शांत हो गया तो ये कमेटियां भी निष्क्रिय हो गई। लेकिन अब बीते दिनों जम्मू रीजन में भी आतंकी वारदातों को देखते हुए ऐसी कमेटियां दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं। गांव की लड़कियों का कहना है कि आतंकियों के खिलाफ हथियारों की ट्रेनिंग वक्त की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस का यह सबसे अच्छा तरीका है। बंदूक से गोली चलाना सीखा है आर्मी की तरफ से। और यहाँ पे अगर बाय चांस हमारे साथ कुछ हादसा या फिर मिलिटेंसी के दौरान कुछ हो जाए तो हमें इसी ट्रेनिंग के दौरान हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं या फिर एरिया गांव की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। किस तरह से जोश और जज्बे के साथ लड़कियां भी जो है ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पे आर्मी की तरफ से? जो बहुत ही उत्साह से कि लड़कियां ये ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पे हमने पहले तो बंदूक पकड़ना सीखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे गोली कैसे चलाते हैं, मैगजीन कैसे डालते हैं, ऑल चीज़ें हमें जो चीज़ें सीखनी है वो हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे हम अपने गांव, सोसाइटी और भी अगर कोई यहाँ पे खतरा हो तो हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। गांव की, शहर की आर्मी के साथ मिलके हम कुछ कर सकते हैं। अगर बाय चांस हमें कोई यहाँ पे मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये मौका ज़रूर ज्वाइन करेंगे। मैं सेकंड बार आई हूँ शूट करने के लिए। मैंने आज 5 बुलेट शूट की हैं लेकिन टारगेट पे 3 लगाई हैं। सर हम किसी भी चैलेंज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, वैसे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर कोई भी खतरा हो तो हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। गन को चलाना है या उसको कॉक करना है या मैगजीन को उतारना है, सब कुछ सिखाया जाता है। और जब भी यहाँ कोई मिलिटेंसी या कोई भी वारदात होती है तो हम इनके साथ हैं। हम इतना शुक्र अदा करते हैं इस आर्मी का, पलटन का, कि जिन्होंने आज हमारे को बुलाया, मौका दिया तो इधर फायर कराया। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं ट्रेन करने के लिए। तो बॉर्डर के आदमी हैं, कहीं कोई लोड बन जाती है आर्मी को बनती है, तो 65 से लेकर आज दिन तक तो हम आर्मी के साथ हैं। इस वक्त कश्मीर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है और अच्छी बात यह है कि आतंकवादियों के हमलों से जम्मू कश्मीर के लोग डरे नहीं, बल्कि आम लोगों ने अब दहशतगर्दी को चुनौती देने का मन बनाया है। अब लोग सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ खुद मोर्चा संभालने के लिए बंदूक चलाना सीख रहे हैं। यह बड़ी बात है और इसका असर भी जरूर होगा। आज इंडो चाइना और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर भी बड़ी खबर आई। LAC और LOC पर सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस करने के लिए सोमवार को नई दिल्ली में आर्मी के टॉप कमांडर्स की मीटिंग होगी। इस कमांडर कॉन्फ्रेंस में खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ वेस्टर्न बॉर्डर के हालात पर डिटेल्स शेयर की जाएंगी। पंजाब को लेकर पाकिस्तान आर्मी और ISI की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होगी। इस सब के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। असल में इस साल पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर आज बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ VR चौधरी सब मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि 71 की जंग में पाकिस्तान को उसी तरह हराया जैसे भगवान राम ने लंका में जाकर रावण को और कृष्ण ने मथुरा में कंस को हराया था। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि जो कार्य किसी समय श्री राम ने लंका में और श्री कृष्ण ने मथुरा में किया, वही कार्य हमारी सेनाओं ने 1971 में बांग्लादेश में किया। साथियों, आज जब बदलते समय में बदलते वारफेयर के अनुसार हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है,
मैं समझता हूं कि 1971 का वार इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इस वार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और फाइट करने का महत्व बताया। यह वार हमारी आर्म फोर्सेस की वेल निट टीम फंक्शनिंग के साथ साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक एक्यूमेन और आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने में रेस्पॉन्सिव मैन्युफैक्चरिंग बेस के रोल का भी साक्षी रहा है। राजनाथ सिंह के साथ जनरल रावत ने भी चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के साथ बॉर्डर पर चैलेंजिंग सिचुएशन है, दोनों पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ मुस्तैद रहने की जरूरत है। We are also witnessing geostrategic competition in the Indo-Pacific, including a race for strategic bases in the Indian Ocean region and increasing militarization of the Belt and Road outposts in the region by our northern adversary China. Most worrisome are China's technological advances in the spheres of cyber and space domain, which often transcend beyond the military to include critical national infrastructure as well. And the recent incidents on the northern borders, along with aggressive posturing, will remain a cornerstone of China's expansionist foreign policy, of which we have to always be wary about. Pakistan's continued sponsoring of cross-border terrorism, a vicious anti-India rhetoric on social media, and efforts to create social disharmony within India makes the trust gap between India and Pakistan appear to be unbridgeable. वैसे चीन के साथ लद्दाख सेक्टर के अलावा इस वक्त अरुणाचल बॉर्डर पर भी टेंशन है, लेकिन हमारी फौज मुस्तैद है और पूरी तैयारी के साथ है। सर्विलांस के साथ साथ अब ऑफेंसिव वॉरफेयर का सामान भी बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा चुका है। होवित्जर गन्स के साथ साथ पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम्स भी रेडी हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमले बोले। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लेती है, जबकि बीजेपी किसानों का कर्ज वापस करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करती है, राम भक्तों पर गोली चलवाती है, जबकि बीजेपी राम मंदिर बनवाती है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार गरीबों का राशन खा जाती थी, बीजेपी की सरकार गरीबों के घर मुफ्त राशन पहुंचाती है। दरअसल आज लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन आयोजित किया था और इस सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के काम गिनाए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में। हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। योगी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर भी तीखे अटैक किए। योगी ने कहा यूपीए सरकार के वक्त देश की कीमत पर पॉलिटिक्स होती थी। देश ना अंदर सुरक्षित था, ना सीमाएं सुरक्षित थी। कभी चीन, कभी पाकिस्तान घुसपैठ करता था। लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी?
व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी नहीं, चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। आज आप देख रहे होंगे पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत देता है, भारत की सेना देती है। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग इस वायरस को लेकर रिलैक्स ना हो जाएं। मोदी ने कहा कि इस टारगेट को अचीव करना बड़ी बात है, लेकिन अभी भी कोरोना को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मोदी ने कहा 100 करोड़ डोज के टारगेट को छूना आसान नहीं था, लेकिन सबने मिलकर कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब तमाम तरह की शंकाएं थी, लोग सवाल पूछते थे, लेकिन आज देश ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था, हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब उन्होंने लोगों से एक वक्त ताली और थाली बजाने को कहा था। उनकी इस अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मानी, लेकिन विरोधियों ने ताली थाली बजाने पर सवाल खड़े किए थे। आज मोदी ने विरोधियों को इसका भी जवाब दिया। हमारे देश के लिए यह भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं।
दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बात सही है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बावजूद हमें लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अब त्योहारों का मौसम है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, स्कूल खुल रहे हैं, कारोबार भी पुराने स्तर पर लौट रहा है। इसलिए अब पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं भी आपसे अपील करूंगा कि घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।